जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं आगे। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध जो है वो प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो इसमें से बताना है किसका नहीं है, नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, त्रिलोचन का, रामदरस मिश्र का। तो देखिए यहाँ पे रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। नई कविता और प्रगतिशील जो है ना, तो मुक्तिबोध अगर देखें तो मुक्तिबोध को क्या माना जाता है कि नई कविता और जो इस समय की कविता यानी प्रगतिशील जो कविता है, प्रगतिशील कविता और नई कविता, इसके बीच सेतु का काम करते हैं ये मुक्तिबोध। रामदरस मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से, तो ये भी ध्यान रखना है कि साठोत्तरी कविता से रामदरस मिश्र का। युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पे देखिए तो तीन नाम तो केदारनाथ जी का है, इनका एक सिंह है, केदारनाथ मिश्र प्रभात है, केदारनाथ अग्रवाल है। और आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, लेकिन युग की गंगा जो है अग्रवाल का है। युग की गंगा रचना के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, और केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल, ये सभी भी अग्रवाल की ही रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। तो इसमें देखिए कि विशुद्ध अगर कहेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, दिनकर भी हैं, सोहनलाल द्विवेदी भी हैं। लेकिन नागार्जुन की बात करें कि वो विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं तो नहीं है, बल्कि नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी हैं, मार्क्सवादी, और साथ साथ वो राजनैतिक कवि हैं। जबकि सोहनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी ये सब राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है, ये टॉपिक है प्रयोगवाद, नकेनवाद, प्रपद्यवाद। ये तीन चीजें हैं, प्रयोगवाद, नकेनवाद, प्रपद्यवाद। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? यानी 4 सप्तक लिखे गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पूछ रहा कौन सा ऐसा सप्तक है जिसमें एक भी कवित्री शामिल नहीं है? तो जो तार सप्तक 1943 में पहला है, उसमें एक भी कवित्री यानी कवित्री वो शामिल नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों के समूह का रचना है। अभी तार सप्तक के कवियों का नाम आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे, है ना? राम, अज्ञेय, गिरिजा, भारतभूषण, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, और इन्हीं को राहों का अन्वेषी भी कहते हैं। इसमें कोई कवित्री नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, राम, भारत या भरत, ऐसे करके याद करने के लिए। तो राम से हो गया राम विलास, भरत से भारत भूषण अग्रवाल हो गया, है ना? राम भरत ऐसे हो गया, राम भरत गिरिजा, है ना, गिरिजा, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन। तो 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए कि राम भी हैं, भारत भी हैं, गिरिजा भी हैं, प्रभाकर भी है। राम, भारत, गिरिजा, प्रभाकर, नेमीचंद। तो रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन। इन्हीं को राहों का अन्वेषी कहते हैं। तार सप्तक पहला 1943 में आया था। अब यहाँ पे है कि एक क्वेश्चन की कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति, यानी कविता मेरे लिए ये नहीं कि भाव बस हम हाय हाय करें, बल्कि जो सच्चाई होती, यथार्थ होता, उसके प्रति एक प्रौढ़ प्रक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसने कहा कि ये हाय हाय नहीं है? कुंवर नारायण ने कहा है कि कविता मेरे लिए कोई ऐसा नहीं कि भावुकता अंदर से आए और हाय हाय करे, बल्कि हमने तो क्या किया, जो सच्चाई है, यथार्थ है, उस पर प्रतिक्रिया की है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि, अब देखिए कुंवर नारायण है तीसरे सप्तक के कवि, और इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह उन्होंने 1956 में लिखा था। चक्रव्यूह के अलावा परिवेश, हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, और इन दिनों 2002 में आदि, आत्मजयी 1965। तो आत्मजयी 1965, बाजरसुआ के बहाने 2008 इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। आत्मजयी किसका है? 1965 में इन्हीं के द्वारा है। तो ये कविता मेरे लिए कोई भावुकता का विषय नहीं, कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के हैं। बाकी चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, ये सब इनकी रचना है। अब यहाँ पे देखिए नकेनवाद, ये नकेनवाद है, इसके प्रवर्तक कवि कौन है? नकेनवाद के।
और इसमें कई नाम दिया है, यूकेपीएससी लेक्चरर में आया हुआ। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। तो इनको ध्यान रखना है। नकेनवाद, नकेन नलिन है ना, नकेन नलिन नरेश। देखिए याद करने का कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा ना। नकेन का नलिन विलोचन शर्मा और नरेश भी हैं। तो नकेन के नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, 3 लोग। और प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते थे। एक नाम ये भी है, प्रपद्यवाद जो होता है, इस प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें बिहार के 3 कवि हैं। अभी देखिए जो प्रपद्यवाद नकेनवाद को कहते हैं, इसमें बिहार के 3 कवि हैं। अभी हमने देखा नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और इनके अलावा केसरी कुमार। इन तीनों लोगों के नाम के पहले अक्षर का आधार मानकर नकेन बनाया गया। अच्छा ये भी है, नकेन है ना, नलिन विलोचन शर्मा, केफार, केसरी कुमार और नरेश, नकेनवाद। तो ये भी अच्छा तरीका है कि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, इन्हीं से बना नकेनवाद, इसी को कहते हैं प्रपद्यवाद। ये तीनों बिहार के कवि हैं। सन 1952 में समय क्या है? सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका जो हुई, नरेश के संपादक में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो इनके संपादकीय में निकलता था ये प्रकाश करके, और प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जो प्रपद्यवाद है प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जो प्रयोगवाद है उसके प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, जिनका पूर्ण नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादक में जो तार सप्तक निकला था, तार सप्तक जिनमें 7 कवि थे। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक में किया। तो अज्ञेय को प्रयोगवादी प्रवर्तक मानते हैं। 43 में सबसे पहले तार सप्तक निकला है, उसमें 7 कवि हैं। और प्रयोगवाद जो टर्म है इसका संबंध नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध लिखा था, और नंदुलारे वाजपेयी ने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का घर भी कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नंदुलारे ने तो ये प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध भी निकाला, और वाजपेयी ने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को ही राहों का अन्वेषी कहा है। तो जब तार सप्तक की भूमिका लिख रहे थे तो इन्होंने जो है अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में ही कवियों को क्या कहा है, जो है नई राहों के अन्वेषी हैं ये सब। और प्रयोगवाद जो है फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है कि ये शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेन ने इसको शैलीगत विद्रोह कहा है। और रघुवीर सहाय ने कहा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का वर्ण है। आत्मजयी जो है ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, अरुण कुमार की, रघुवीर सहाय की, दुष्यंत कुमार की। तो जो आत्मजयी है, अभी हमने आगे भी देखा था, आत्मजयी है जो कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण जो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। कुंवर नारायण की कृत प्रमुख काव्य कृतियों में आता है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनके द्वारा 1956 में है। परिवेश हम तुम 61 में है। तो 56 में चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की है। कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की। आत्मजयी इनका 1965 और वाजश्रवा के बहाने 2008। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र क्या है? मूल कथा सूत्र इनका कठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित है ना। तो कुंवर नारायण ने जो आत्मजयी लिखा है ये कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। हरी घास पर छड़भर, ये किसकी रचना है? हरी घास पर छड़भर, नरेश मेहता, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, साकुन माथुर। हरी घास पर छड़भर 1949 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। 1949 हरी घास पर छड़भर 1949 में अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहते हैं।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हरी घास छड़बर 1949 अज्ञेय की रचना। इसी को अज्ञेय को जो है प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष कहते हैं। अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो भग्नदूत है इनका पहला काव्य संग्रह। भग्नदूत जो है ये 1933 में आया था, अज्ञेय जी का भग्नदूत 1933 में। और जो अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये है इनका लास्ट 1986 में, कि क्या आपने कोई ऐसा घर देखा है। तो यहाँ पे देखिए हरी घास छड़बर 1949 अज्ञेय की रचना, सलाहका पुरुष भी कहते हैं। पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में, अंतिम ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह में चिंता 1942, इत्तलम 46। तो चिंता 42 हो गया, इत्तलम 46 हो गया, हरी घास पर छड़बर 1949, बावरा हैरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 1965 में, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 77। तो यहाँ पे 1949 इनको कविता का सलाहका पुरुष, और भग्नदूत पहला, ऐसा कोई घर आपने देखा है 86, फिर आगे चिंता 42, इत्तलम 46, हरी घास छड़पर 49, बावरा हैरी 54, इंद्रधनुष 57, अरि ओ करुणा प्रभा में 59, आंगन के पार 61, पूर्वा 65, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73। अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता जिसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। अगर मैं तुमको लौलाती सांझ की नब की अकेली तारिका अब नहीं करता। उक्त जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां किसके द्वारा किसके संदर्भ में कही गई हैं? अगर मैं तुमको, तो प्रमुख काव्य पंक्तियां रचनाकार जो है, अगर मैं तुमको ये करती, तो फिर ये अज्ञेय की है। भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, भाग कर अकेले से अपने तुम में मैं गया, श्रीकांत वर्मा का है। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कितनी बार अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं, कुंवर नारायण। तो उन्होंने कहा कि भाग कर अकेले से अपने तुम में मैं गया, श्रीकांत वर्मा ने कहा। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं कितनी बार, कुंवर नारायण की है। अज्ञेय 1911 से 1987 अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि थे। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहका पुरुष भी कहते थे। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, बावरा हैरी, कितनी नाव में कितनी बार इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रचना का नाम क्या है? चांद का जो मुंह है वो टेढ़ा है। गिरिजा कुमार माथुर, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह हैं, एक चांद का मुंह टेढ़ा, एक भूरी भूरी खाक धूल। तो एक तो हो गया चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का, एक हो गया चांद का मुंह, एक है भूरी भूरी खाक धूल। काव्य कृतियों में अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण। तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद के मुंह टेढ़े, भूरी भूरी खाक धूल, ये तो है ही। और प्रमुख कृतियों में इनके अंधेरे में कविता बहुत प्रसिद्ध है। एक अंतर कथा भी इनका है, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, और ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण आदि। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, सूत का प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला, वर्मा। तो संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, सूत के प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता संग्रह इनका चांद का मुंह टेढ़ा है। ये जो कविता संग्रह आया था चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में, और भूरी भूरी खाक धूल जो है ये 1980 में आया है। काव्य इनके अंधेरे में एक स्वप्न कथा, देखिए अंधेरे में आया क्या, अंधेरे में एक स्वप्न कथा आया, अंधेरे में एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस दिखा, अब भूल गलती हो गई, मेरे लोग थे, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण था, मुझे याद आते हैं। तो ऐसा कुछ कल्पना करिए कि मुक्तिबोध के काव्यों में अगर देखें तो अंधेरे में है, अंधेरे में एक स्वप्न कथा आया, उसमें ब्रह्म राक्षस दिखा, भूल गलती हो गई, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण मुझे याद आता। और इनकी कहानी संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सतह से उठता आदमी ये किसका कहानी संग्रह है? तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये जो है मुक्तिबोध की रचना है।
आलोचना इनकी है कामायनी एक पुनर्विचार, बहुत ही प्रसिद्ध है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी पे कई लोगों ने अपनी जो है आलोचनाएं व्यक्त की हैं और कई आलोचनात्मक कृतियां हैं, लेकिन ये जो कामायनी एक पुनर्विचार है मुक्तिबोध का, ये भी प्रसिद्ध है। बाकी नई कविता का आत्मसंघर्ष क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन मुक्तिबोध का है। मुचांद का मुंह टेढ़ा 64, बुरी बुरी खाक, धूल 1980, अंधेरे में एक स्वप्न देखा, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती, मेरे लोग मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण मुझे याद आते हैं, काठ का सपना, सतह से उठता, ये कहानी संग्रह है। आलोचना में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य साथ, समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी। और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध, कला जो होता है वो सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है? कला सामाजिक अनुपयोगी के अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह, यह इनमें से किसका कथन है? हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, प्रसाद का, निराला का, नरेश मेहता का। तो कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयास, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह, ये सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कथन है। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकोनेक कल्पना विचित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकों नेक कल्पना चित्र और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? वो निराला है, नागार्जुन है, पंत है, मुक्तिबोध है, कौन है? तो मुक्तिबोध जो है इनकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा जो है अनेकों नेक कल्पना गढ़ती है, फैंटेसियों का आकार गढ़ती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध भी हैं। जन्म 1917 में हुआ, निधन 1964 में हुआ। मुक्तिबोध जो है तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल, देखिए आप खुद ही देखिए ना कि ये जो समय है ये जब हुआ है कि इनका मृत्यु हो गया था, इसके बाद रचनाएं छपी हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये विपात उपन्यास मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीते जी रचनाएं जो है वो छप नहीं पाई। हालांकि यह प्रसिद्धि बहुत प्राप्त की, लेकिन जीवन भर तो वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता, रामदास ये जो है तो कह रहे आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता है रामदास। तो रामदास कविता किसने लिखा है? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, शिवमंगल सिंह सुमन, कुंवर नारायण। तो ये जो है रघुवीर सहाय के द्वारा है रामदास। देखिए रघुवीर दास ने लिखा है, रघुवीर सहाय ने रामदास लिखा है। तो रघुवीर सहाय के द्वारा रामदास कविता है और ये कविता जो है आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे रघुवीर सहाय। इनका जन्म दिसंबर 1929 तथा निधन 90 में हुआ था। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। अब देखिए एक ऐसी रचना है, किसी से कहिए कि रामवीर सहाय ने कौन सी रचना की है? हंसो हंसो जल्दी हंसो, देर नहीं करना है। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। तो ऐसे करिए, एक समय था कुछ पत्ते थी कुछ चिट्ठियाँ थी, लोग भूल गए क्या? तो एक समय था कुछ पत्ते थे कुछ चिट्ठियाँ थी, लोग भूल गए। हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ एक समय था, इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह है। क्या है? रास्ता उधर से नहीं है, रास्ता जब कहते हैं ना रास्ता इधर से है, तो रघुवीर सहाय कहते हैं कि मेरा कहानी संग्रह रास्ता इधर से है। लिखने का कारण निबंध संग्रह इनकी प्रमुख कृति है। तो रास्ता इधर से कहानी संग्रह और लिखने का कारण निबंध संग्रह। इनकी पहली कविता थी अंत का आरंभ 1946 में प्रकाशित हुई थी रघुवीर सहाय की। बाकी रामदास कविता प्रसिद्ध है, वो तो मैंने बताया ही। अज्ञे को जो है, अज्ञे की ये नदी के द्वीप कविता, उसमें नदी और द्वीप किस चीज़ के हैं? अब यहाँ पे देखिए एक नदी है एक द्वीप है, तो क्या मतलब है नदी का, क्या मतलब है द्वीप का? नदी एक समाज है ना, और उसमें आप यहाँ खड़े हो तो आप एक द्वीप हो। तो नदी छोटी सी तो होती नहीं है, नदी बड़ी सी, इसमें देखिए पानी पानी ही भरा है पूरा, और एक द्वीप है।
तो समाज और व्यक्ति की बात हो रही है। नदी के द्वीप अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक है। बाकी इनके द्वारा आंगन के पार द्वार लिखा गया 1961 में। कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 में, तो ये ध्यान रखना है, 1961 में इन्होंने लिखा आंगन के पार द्वार, मतलब जो घर है वो आंगन के पार है द्वार। तो इस कविता संग्रह के लिए 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तथा कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी, कविता संग्रह के लिए 1978 में ज्ञानपीठ। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है कि अज्ञेय जो है आंगन का पार द्वार जब 1961 में लिखते हैं तो इनको 1967 में उसके लिए क्या मिलता है, 1964 में, ये ध्यान रखिए, 1961 में आंगन के पार द्वार लिखते हैं, 1964 में इसके लिए साहित्य अकादमी मिलता है। और जब कितनी नाव में कितनी बार ये 1967 में लिखते हैं तो 1978 में इसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिलता है। तो आंगन के पार द्वार प्लस कितनी नाव में कितनी बार, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने कई बार सुना होगा गजल, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा मिश्र की, त्रिलोचन की। तो ये तो दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी की गजल संग्रह जो है साये में धूप, कभी देखा संध्या में धूप ऐसा हो, तो इनकी ये जो है गजल संग्रह जो है साये में धूप से ली गई है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 तथा निधन 1975 में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और एक कंठ विस्पाई, ये कई बार आपने कई एग्जाम में देखा होगा, एक कंठ विस्पाई, ये रचना किसकी है, तो ये दुष्यंत कुमार की है। परंतु ये जो है इनकी प्रसिद्ध गीत नाट्य है एक कंठ विस्पाई। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत है। तार सप्तक जो है शुरुआत हो गया था ये प्रगतिवाद का कि प्रयोगवाद का। तो लोग प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए थे, प्रगति तो बाद में करेंगे, पहले प्रैक्टिकल शुरू करें। तो तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत है कि लोग ने अब प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाने लगे। और तार सप्तक जो है एक काव्य संग्रह है अज्ञेय द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बना तार सप्तक के नाम से, और फिर ये नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। और ये जो है अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो तार सप्तक 1943। तो आपको ये ध्यान रखना 4 कौन कौन से, एक 1943 में हुआ, दूसरा 1951 में हुआ, तीसरा जो है 1959 में हुआ, चौथा 1979 में हुआ। 43, 51, 59, 79, 1943 हो गया, दूसरा 1951 हो गया, 43, 51, 59, 79। तार सप्तक के कवि कौन है, तो तार सप्तक के कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है, तो कौन सी इसमें नहीं है। साये में धूप 1975 दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। साये में धूप जो है 1975 ये तो उनकी संग्रह है ही, दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। जबकि चिंता 1942, बावरा हैरी 1954 तथा इंद्रधनुष रौदे हुए थे 1957 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता संग्रह है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। प्रयोगवाद जो है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है असंगत है। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेंगे। प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए हैं। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है: अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व। निम्नलिखित में तीसरा जो सप्तक है, तीसरे सप्तक के कवि कौन है? मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर। तो मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण एवं कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं।
तार सप्तक एक काव्य संग्रह अज्ञे द्वारा 1943 में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया गया। अज्ञे ने दूसरा 1951 में, तीसरा 59, चौथा 79। तीसरा सप्तक 1959 के कवि कौन है? तो तीसरे में अगर देखें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। शकुन माथुर दूसरे सप्तक 1951 तथा स्वदेश भारती चौथे। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अज्ञे की जो काव्य रचना है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे ज्यादा वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती हैं। संवेदनाएं जो होती हैं, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। अज्ञे जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध किया। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण। अज्ञे के उदाहरण में प्रतीकात्मक का कसावीय संगठन है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वा न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखो। इन कवियों की पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हुआ। अज्ञे की बात करें तो भग्नदूत 1933, चिंता 42, चित्तलम 46। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा 1952, 7 गीत। गजानन, माधव, मुक्तिबोध, चाँद का मुंह टेढ़ा 1964, बुरी बुरी खाक धूल 1980। शमशेर बहादुर, कुछ कविताएं 1959, चुका भी हूँ नहीं 1975, सुकून की तलाश 1998। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष 1959 धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि। अन्य रचनाओं में ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 59, सपना अभी भी 82, देशांतर मेरी वाड़ी। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं निहार 1930, रश्मि 32, नीरजा 35, यामा 40, सप्तपड़ा 60। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य रचनाओं में मंजीर 41, नास और निर्माण 1946, धूप के धान 56, शिलापंख चमकीले 1961। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? भवानी प्रसाद मीर, रघुवीर साय, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर। तो खुशबू के शिलालेख कविता दूसरा सप्तक के प्रथम कवि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अन्य प्रमुख कृतियों में है कविता संग्रह गीत फरोश, शकीत है दुख, आनाम तुम आते हो, गाधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, ईदम नमम। रघुवीर साय की काव्य रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी है तो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाएं है काठ की घंटियां, हुआनो नदी, घोटियों पर टंगे लोग। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाएं कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अग्निलीक आदि। तार सप्तक का प्रकाशन काल। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 है। जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1943। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञे द्वारा किया गया। इसके 7 कवियों के नाम गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मार्चवे, गिरजर कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन। दूसरा सप्तक अगर बात करें 1951 के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक 1959 इसके कवि हैं। तो तीसरा सप्तक 1959 के कवि कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। चौथा सप्तक 1979 के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, काठ का घंटी, घोटियों पर टंगे लोहे, एक शहर की मौत। तो यहाँ पे देखिए एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। एक शहर की मौत ये दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, अमृता प्रीतम की रचना है। एक शहर की मौत एक अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अमृता प्रीतम की अमृत लहरें, जिंदा जियार 1939, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी दी आवाज, ये सभी हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं,
यह साधन है प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय। तो अज्ञे जी का ये पंक्ति अगर देखें तो अज्ञे का पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। 1911 में कुशीनगर में जन्म हुआ। प्रयोगवाद के जन्मदाता हैं। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। नंदुलारी वाजपेयी बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण रचना कर्म पर। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए 1984 में, ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे भी प्राप्त हुआ है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद, कुंवर नारायण, हरिनारायण व्यास। तो सागर मुद्रा 1970 में काव्यकृति अज्ञे की है। सागर मुद्रा अज्ञे की और भी रचनाएं जैसे भग्नदूत है 1933, अब भग्नदूत है 1933, चिंता है 42, इत्तिलम 46। तो भग्नदूत 33, चिंता 42, इत्तिलम 46, हरी घास पर क्षणभर 49, बावरा हेरी 1954, 1957 इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा में 1959, आंगन के पार द्वार 61, पूर्वा 65, सुनहले सवाल 66, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाग छाया। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य श्रृंखला चुका भी हूँ नहीं भी हूँ 1975, बात बोलोगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। कुंवर नारायण के चक्रव्यूह 1956 की बात करें, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम्हें 61, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 93 इन दिनों, प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965, वाजस्वा के बहाने, हरिनारायण व्यास की मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत, आउटर पर रुकी ट्रेन। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको, ये पंक्ति धर्मवीर भारती की है। ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, ठंडा लोहा, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1952, देशांतर। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का, वो जो है कठोपनिषद है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कुंवर नारायण की रचना जो आत्मजयी है कठोपनिषद पे आधारित है। धर्मवीर भारती की कृति जो अंधा युग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाओं में गुलकी बन्नो ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, गुलकी बन्नो, सावित्री नंबर, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, महाप्रस्थान जो है ये नरेश मेहता कृत खंड काव्य, महाप्रस्थान नरेश मेहता का। नरेश मेहता की अन्य रचनाओं में संशय की एक रात, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नरेश मेहता की संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष आदि आर्यावर्त मोहनलाल मेहतो वियोगी कृत रचना है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आया। तो ये आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है, बाकी आत्मजयी प्रबंध काव्य है। तो आत्मजयी कठोपनिषद पे आधारित है, ये तो ठीक है कुंवर नारायण का, लेकिन ये आत्मजयी जो है ये प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण की और रचना में चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजरसवा के बहाने, ये भी प्रबंध काव्य है। कलगी बाजरे की मैं सृष्टि के ईश्वर और औदार्य के विस्तार का प्रतीक, बाजरे की कलगी के अलावा किसे माना गया है? तो देखिए इसमें है कि बिछली घास को नभ की अकेली तारिका निहार हुई, और जूही की कली तट की कली चंपे की। तो कलगी बाजरे की मैं सृष्टि के ईश्वर और औदार्य के विस्तार का प्रतीक, बाजरे की कलगी, इसके अलावा ये बिछली घास जो है, बिछली घास को माना गया। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहका पुरुष। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीड़ा, सांप, नदी के द्वीप, ये द्वीप अकेला आदि है। प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो प्रपदवाद नकेनवाद का एक तरीके से पर्याय है। प्रपदवाद 1956, नकेनवाद, प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन, केसरी, नरेश है ना, नकेन। कविता 1965 में है ना, तो कविता 1965 के प्रवर्तक श्याम परमार, प्रयोगवाद के 1943 के प्रवर्तक हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे तथा नई कविता 1954। तो कविता 1965 और 1965 में कविता के प्रवर्तक श्याम परमार जो है कविता 1965, प्रयोगवाद
हीरानंद वात्स्यायन ने अज्ञेय, और नई कविता 1954 नाम अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में सबसे पहले प्रयोग किया। नई कविता 1954 का आरंभ जगदीश गुप्त, 1954 में जो नई कविता है तो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? नकेनवादी या प्रपदवादी? नलिन, नरेश, गिरजा कुमार केसरी। तो गिरजा कुमार नहीं होंगे, ये तार सप्तक के कवि हैं प्रयोगवादी काव्यधारा में, ना कि प्रपदवादी। प्रपदवाद का प्रवर्तन तो नलिन विलोचन शर्मा ने 56 में किया था। तो नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशवाद नकेन के प्रबंध का संकलन किया। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि हैं, नलिन, केसरी और नरेश। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? तो प्रपदवाद प्रयोगों को साध्य मानता है, प्रयोगों को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद जो है प्रयोगों को साधन मानता है। बस इतना ही अंतर है कि जो प्रपदवाद है ये प्रयोग को यानी प्रैक्टिकल को साध्य मानता है कि हमारा जो मूल मुद्दा है ना वो साध्य है, लेकिन प्रयोगवाद प्रयोगों को साधन मानता है कि ये तो एक बस साधन है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो यहाँ पे देखिए कि जो केसरी कुमार हैं ये जुड़े प्रपदवाद नकेनवाद, 3 कवि थे उसमें। नकेन 1956 में, नलिन विलोचन शर्मा ने इसका वो किया था। अब यहाँ पे क्रमशः आपको मिलाना है नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, और यहाँ पे जो सामने रचना दी गई है तो जैसे नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत 1938, नागार्जुन की युगधारा 1953, केदारनाथ अग्रवाल की बहुत प्रसिद्ध रचना है फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी 1971 में, कुंवर नारायण का आत्मजयी 65 में। तो ये सारे के डेट को भी ध्यान रखना है कि आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का 65 में है, बुनी हुई रस्सी जो है 71 में है, और 65 फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल का है। नदी की बाग पर छाया आज नदी बिल्कुल उदास थी, ठंडा लुआ कुआनो नदी। तो इसको क्रमशः मिलाना है। ये यूजीसी नेट का फ्लेवर कुछ ऐसे ही होता है, मैच दी कॉलम। तो ये देखिए यहाँ पे अज्ञेय नदी की बाग पर छाया, केदारनाथ अग्रवाल का आज नदी बिल्कुल उदास थी, धर्मवीर भारती ठंडा लुआ, सर्वेश्वर दयाल कुआनो नदी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। धूमिल, गिरजा कुमार माथुर और केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद। तो ये पंक्तियाँ जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, सहजता का कवि। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है गीत फरोश। तो गीत फरोश पूछा जाता है किसका है, तो ये गीत फरोश है। जिस तरह हम बोलते हैं तू उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की सहजता के कवि हैं। गीत फरोश इनकी काव्य संग्रह है। चकित है दुख, गाधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, अभी आया था ना बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। ये किसने कहा है, किसके संदर्भ में? तो ये काव्य संबंधी कोई कौशल था और न कथनीय वस्तु, ये कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि मतलब सब बैठे थे और ऐसे ही लिखना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। इन्होंने कहा नहीं, ये शैलीगत विद्रोह था, ऐसे ही थोड़ी था। लेकिन वह तत्व